कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों बता दें कि हम लोगों ने SCERT पैटर्न पर आधारित नोट्स क्लास शुरू की है और इसी कड़ी में हम लोगों ने 3, 4, 5 का EVS कर लिया है, कक्षा 6, 7, 8 का ज्योग्राफी भी कर लिया है, कक्षा 6, 7, 8 का पॉलिटी भी कर लिया है और कक्षा 6 का इतिहास भी हो गया है साथियों। और आज कक्षा 7 का इतिहास शुरू है साथियों। आज हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे कक्षा 7 के इतिहास में, 7 के इतिहास को। बड़ी जानकारी आपको बता दें साथियों कि कक्षा 7 का इतिहास 3 पार्ट में आएगा, यानी 3 वीडियो में आएगा। कक्षा 6 का इतिहास 2 ही पार्ट में आया था, तो कई लोगों की यह शिकायत थी, सर पॉइंट ज़्यादा है, थोड़ा धीरे धीरे ही लेके चलिए, समझाते हुए चलिए, तो कोई परेशानी नहीं है, पार्ट ज़्यादा ही होगा तो कोई बात नहीं। तो हमने प्रयास किया है कि कक्षा 7 को 3 पार्ट में डिवाइड करने का। तो साथियों आज पहला पार्ट होगा, शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहें। सबसे पहला पार्ट होगा साथियों आज आपका, आप देख सकते हैं हैंड रिटेन में है, इतिहास अतीत से वर्तमान। देखिए आज हम लोग क्या करेंगे कि जो SCERT है साथियों उसका 3 अध्याय देख लेंगे और NCERT का 2 अध्याय देख लेंगे। तो साथियों सबसे पहला अध्याय जो है SCERT का कहाँ, कब और कैसे, इसके बाद दूसरा एक और अध्याय है, इसके बाद साथियों तीसरा यानी दिल्ली की सल्तनत तक आज हम लोग सारा पॉइंट देख लेंगे। कल मुगल सम्राट शुरू होगा। आइए साथियों आपका जो पहला पॉइंट SCERT का है अध्याय 1 का कहाँ, कब और कैसे में, कि भारत देश में मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में बाबर के वंशज औरंगजेब के समय में हुआ था। यानी कि साथियों आपके SCERT में जो पहला अध्याय है उसमें पहला पॉइंट यही दिया है स्मरणीय कि किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। तो याद रखना है बाबर के वंशज औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज्यादा विस्तार हुआ। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है साथियों ये प्रश्न। 22 पेज का PDF है साथियों, शुरू से अंत तक बने रहें। इसके बाद है साथियों मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग वस्तुतः संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए किया है। यानी कि कई बार आपको ऑप्शन में भी इस तरह का दे देगा, मुगल साम्राज्य के संस्थापक पहले कौन थे, बाबर थे, आपको याद रखना है। और हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उनके लिए किन के लिए किया, तो संपूर्ण उपमहाद्वीपीय के लिए किया साथियों। इसके बाद है अपना बिहार के बारे में एक प्रश्न पूछने की संभावना है कि सबसे पहले बिहार शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी के एक इतिहासकार मिन्हास-ए-सिराज ने किया। तो सबसे पहले देखिए मिन्हास-ए-सिराज की बात आती है तो उसने किस पुस्तक को लिखा और उस पुस्तक में क्या कुछ है, ये बातें आपको जाननी चाहिए। और BPSC इस तरह के क्वेश्चन दे करके आपको फंसाएगा साथियों। आप SCERT का प्रश्न है तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है कि सबसे पहले बिहार शब्द का प्रयोग किसने किया, तो मिन्हास-ए-सिराज ने किया। और उसकी पुस्तक क्या थी, तबकात-ए-नासरी। याद रख लेना है, पूरा रट जाइए। तबकात-ए-नासरी किसने लिखा, मिन्हास-ए-सिराज ने लिखा साथियों। और इस पुस्तक में क्या है, कई बार दे देगा कि तबकात-ए-नासरी जो मिन्हास-ए-सिराज लिखा है उस पुस्तक में क्या है, कहा है कि मोहम्मद गौरी की भारतीय विजय तथा तुर्की सल्तनत के आरंभिक इतिहास की लगभग 1260 ईस्वी तक की जानकारी मिलती है। और मिन्हास ने अपनी इस कृति को गुलाम वंश के शासनकाल नसरुद्दीन मोहम्मद को समर्पित किया था। यानी साफ तौर पर आप यही समझे साथियों कि तबकात-ए-नासरी में कि जो मोहम्मद गौरी आक्रमण किए थे भारत में तो उन्होंने क्या क्या विजय प्राप्त किया, फिर गुलाम वंश का क्या कुछ है, तो वो सारा चीज़ है। और कई बार पूछा जाएगा कि मोहम्मद मतलब मिन्हास-उल-सिराज जो पुस्तक तबकात-ए-नासरी है वह किसको समर्पित है, गुलाम वंश के राजा नासरुद्दीन महमूद को समर्पित है साथियों। इसके बाद है मिन्हास-ए-सिराज ने बौद्ध बिहार की इस भूमि को अर्ज-ए-बिहार का नाम दिया। कोई तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मिन्हास-ए-सिराज ने बौद्ध बिहार की इस भूमि को, यानी जो हम बिहार में रहते हैं उसको नाम क्या दिया, अर्ज-ए-बिहार दिया साथियों। इसके बाद किसने बिहार को एक प्रांत के रूप में गठित किया, तो अकबर ने बिहार को एक प्रांत के रूप में गठित किया। साथियों आप देखिए कुछ भी पढ़िए, सब जगह पढ़िए, अच्छी बात है। मेरा काम यही है कि आपको SCERT से अगर क्वेश्चन 3 से 10 तक में आए तो आपसे बनना चाहिए। और हम NCERT का भी इसमें प्रयास किए कि लगभग चीज आपके पास जाए। तो एक बेहतरीन नोट है साथियों, मात्र 99 रुपये में यह नोट्स आपको मिलने वाला है। PDF फॉर्म में, प्रिंट फॉर्मेट में मिलेगा। 620653 पर आप मैसेज कीजिए और आपको यह PDF मिल जाएगा। आगे है साथियों मात्र 99 रुपये में मध्यकालीन भारत का आर्थिक जीवन मुख्यतः कृषि पर आधारित था। जैसा कि आपको पता है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता तो नगरीय सभ्यता थी, बाद में ऋग्वैदिक उत्तरवैदिक आई। तो ऋग्वैदिक काल में क्या था, कल ही मैंने या परसों ही मैंने आपको बताया ऋग्वैदिक काल में सबसे पहले क्या था, पशुपालन था। बाद में उत्तरवैदिक काल आया, लोहा का आविष्कार हुआ, कृषि हो गया। तो ये मध्यकालीन तक चलता रहा। तो मध्यकालीन की जो कृषि आर्थिक जनजीवन था वो कृषि पर आधारित था। सबसे पहले कागज 100 ईस्वी के आसपास चीन ने बनाया। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछेगा कि चीन ने कागज कब बनाया, तो 100 ईस्वी में बनाया। और कागज किसने बनाया, सबसे पहले चीन ने बनाया। 13वीं शताब्दी के आसपास विज्ञान के क्षेत्र में समुद्री जहाजों का चुंबकीय कुतुबनुमा दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किया जाता है साथियों। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके बाद मुख्य रूप से आप देखिए कि 14वीं शताब्दी में देखिए प्रथम चैप्टर में जो है ना तथ्यात्मक चीज दी हुई है जो आपको एग्जाम में पूछेगा। फिर सेकंड चैप्टर में कुछ वंश के बारे में दिया है, फिर थर्ड चैप्टर में दिल्ली सल्तनत के बारे में दिया है। तो प्रथम चैप्टर का जो स्रोत सब है वो काफी इंपॉर्टेंट है साथियों, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न पूछने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है और काफी ज्यादा प्रश्न यहाँ पर बने हैं साथियों। 14वीं शताब्दी में सुल्तान फिरोज शाह कौन थे, फिरोज शाह तुगलक, जो कि तुगलक वंश के राजा थे। फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद दिल्ली में एक मीनार पर अनेक नक्षत्र घड़ी, एक धूप घड़ी और एक जल घड़ी लगवाया जिससे समय की सही सूचना दी जा सके। तो क्वेश्चन आपसे BPSC पूछ सकता है कि किसने, यानी किस सुल्तान ने अनेक नक्षत्र घड़ी, यानी कि जो कह सकते हैं फिरोजाबाद दिल्ली में एक मीनार पर अनेक नक्षत्र घड़ी और एक धूप घड़ी और एक जल घड़ी लगवाया, तो क्या याद रखना है, फिरोज शाह तुगलक साथियों। इसके बाद आगे है कि बिहार के लिए हिंदी भक्ति कवियों में से दरिया साहब का नाम उल्लेखनीय है। तो पहला प्रश्न यही बन जाता है कि दरिया साहब कौन से कवि थे, भक्ति कवि थे। और इसका जन्म शाहबाद जिले के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था साथियों, ये ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन बिहार से है तो ये पूछने की संभावना आपकी बनती है।
पटना जिले के मनेर में प्रसिद्ध हजरत शरफुद्दीन अहमद प्रमुख सूफी संत थे। तो कई बार दे देगा कि इनमें से बिहार के सूफी संत कौन थे, तो ये हजरत शरफुद्दीन अहमद आपको याद रहेगा तभी ना बाढ़िएगा, तो ये सारा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद अभिलेखागार क्या होता है साथियों, ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। जैसे कि जो पुराने दस्तावेज हैं और जो पांडुलिपि हमने आपको पहले बताया था, जो हस्त से लिखा जाता है, हाथों से लिखा जाता है, पत्तों वगैरह पे पांडुलिपि थी, और अभिलेखागार में पुराने दस्तावेज पांडुलिपि को संग्रहित करके रखा जाता है। और सभी अब तक लगभग राष्ट्रीय और राज्य सरकार दोनों के अभिलेखागार हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था साथियों, उसमें राजतरंगिणी कई एग्जाम में पूछा गया है 1 to 5 के दृष्टिकोण से। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है साथियों। राजतरंगिणी किसने लिखा है, कल्हण ने लिखा है, ये सभी को पता है, लेकिन किसके बारे में लिखा है कि कश्मीर के जो राजा थे उसके इतिहास और वहां के जनजीवन के बारे में लिखा है। कई बार क्वेश्चन दे देगा कि राजतरंगिणी किसके संदर्भ में, कल्हण तो सब जानता है, कल्हण ने लिखा है, लेकिन किसके संदर्भ में है, कश्मीर इतिहास के बारे में है साथियों। इसके बाद तबकात ए हिंद याद रखना, या तबकात उल हिंद पुस्तक किसने लिखा, अल बरूनी ने लिखा। ये कई बार कई एग्जाम में पूछा जाता है, आपके बीपीएससी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है 1 to 5 के लिए। तबकात ए हिंद या तारीख उल हिंद, ये दोनों किताब एक ही है साथियों, उसी का दूसरा नाम है। इसका जो लिखा था अल बरूनी लिखा था, उस समय के रीति रिवाज, धर्म आदि के विस्तार एवं विस्तृत प्रमाणित जानकारी के लिए। तो आपको बताना है कि अल बरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था, तो याद रखना है अल बरूनी जो है अपना मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद गजनवी जो कि एक तरह का लुटेरा था गजनी का, वो जो आया था अपने साथ लेकर। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि अल बरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था, तो आपको याद रखना। अल बरूनी कौन पुस्तक लिखा है, तारिख उल हिंद लिखा है साथियों। इसके बाद तबकात ए नासरी, अभी मैंने कुछ ही देर पहले आपको बताया कि तबकात ए नासरी किसने लिखा, मिन्हास उस सिराज ने लिखा। इसके बाद इसमें क्या है, मोहम्मद गौरी एवं गुलाम वंश के शासन के बारे में विस्तृत से चर्चा है, और यह किसको समर्पित है, मामलुक वंश या गुलाम वंश के नसरुद्दीन मोहम्मद को समर्पित है। ये चीजें मैंने आपको बताया साथियों, सारा पॉइंट आपका एससीईआरटी का है। तारीख फिरोज शाही, देखिए आपको कैसे उलझाएगा बीपीएससी, ये किताब का नाम दे देगा, पूछ देगा कौन राइटर लिखा, क्या किसके बारे में लिखा, तब जानिएगा तभी ना, इसलिए एकदम सारा चीज देखिए। तारीख फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी, देखिए सबसे पहले थोड़ा हैंड राइटिंग आपको गड़बड़ दिख रहा होगा साथियों। ये मैंने देखिए जब 2 किताब एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों आपको संभाली रहती है, तो कई चीज़ों पर आप ध्यान देंगे तो फिर दिक्कत होगी, तो मैंने एक रनिंग हैंड राइटिंग में ही लिख दिया है। लेकिन हालांकि आपको जो नोट्स मिलेगा, प्रिंट नोट्स मिलेगा, जो प्रिंट नोट्स चाहते हैं 6205532616 पर कॉल करेंगे। जितनी भी यूट्यूब पर क्लास हो चुकी है, लगभग 11-12 विषय की क्लास हो चुकी है, वो पीडीएफ आपको मिलेगा। इसके बाद जैसे जैसे यूट्यूब की क्लास होगी आपको मिलता जाएगा, लगभग अगले महीने के 10 तक सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा और सारा एससीईआरटी का सब्जेक्ट भी खत्म हो जाएगा साथियों। तारीख फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी, तुगलक वंश के राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में इसमें दिया गया है साथियों। और खास करके ये जियाउद्दीन बर्नी फिरोज शाह तुगलक के समय में थे साथियों। कई बार पूछा जाता है जियाउद्दीन बर्नी का संबंध किससे है, तो फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में। इसके बाद अकबरनामा का किसने लिखा, अबुल फजल ने लिखा। अकबर के शासनकाल का प्रशासन एवं राजनीतिक चित्रण इसमें किया गया है साथियों। इसके बाद बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछता है कि जो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी उसका नाम क्या था, तुजुक ए बाबरी, और किस भाषा में लिखी थी, ये भी पूछा है कई बार। तो तुर्क भाषा में लिखी थी, तुर्की भाषा में लिखी थी, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद किया तो फिर क्या कहलाया, बाबरनामा कहलाया। ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि मुगल काल के किस शासक ने अपनी आत्मकथा खुद से लिखी, तो बाबर ने लिखी। और दूसरा आपको जवाब देना है, मेरे ख्याल से जहांगीर होगा, लेकिन आप कमेंट कीजिए कि दूसरा मुगल सल्तनत काल में कौन था, मुगल काल में कौन था जिन्होंने अपनी जीवनी लिखी साथियों। ये आपको क्वेश्चन आपको पूछा गया था किसमें, मैं बता देता हूँ, हेड मास्टर में पूछा गया था। इब्न बतूता कहाँ का था, देखिए सबसे पहले इसमें कई बार क्वेश्चन पूछता है, इब्न बतूता कहाँ का था, अफ्रीका का था, अफ्रीका में भी कहाँ का था, मोरक्को का था। और इसकी पुस्तक क्या थी, रहला थी। ये साथियों भर के ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये किसके शासनकाल में भारत आया, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, और ये 14 वर्ष भारत रहा था। इसको काजी भी नियुक्त किया गया था। इसके बाद देखिए इसमें याद रखना है कि ये पागल सुल्तान, मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहते हैं, पागल सुल्तान कहते हैं, क्योंकि कई ऐसी योजनाएं अपने शासनकाल में इन्होंने लगाई जो जनता के लिए एक बोझ साबित हुआ, और इसी के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था साथियों। इसके बाद सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है, ये याद रखना है। इसके बाद आगे है, देखिए साथियों आपको जो सारा क्वेश्चन कराया जा रहा है ये एससीईआरटी का है, आप देख लेंगे एससीईआरटी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा है। देखिए आपके कितने मेहनत को सीटेट एकेडमी बचा रहा है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। आपको एससीईआरटी का कितना किताब पढ़ना है, सारा का ये निचोड़ जो है आपको दिया जा रहा है। शेरशाह जो है चांदी का सिक्का चलाया था, और चांदी के सिक्का को क्या दिया था इससे पूर्व में मैंने कहा था आपको, तो आप लिखिए बताइए कमेंट में। आप देख सकते हैं शेरशाह का जो किला है, या जो कह सकते हैं कि मकबरा है, वह कहाँ पर है, सासाराम रोहतास जिला में। और यह जो मकबरा है हिंदू मुस्लिम स्थापत्य का सम्मिश्रण है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, दे देगा कई सारा मकबरा का नाम, तो हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला के सम्मिश्रण का उदाहरण कौन है, तो शेरशाह सूरी का मकबरा। मनेर में मखदूम शाह दौलत की समाधि भवन एक उच्च कोटि का कला भवन का उदाहरण है। ये साथियों आपके एससीईआरटी में दिया हुआ था। इसके बाद है एससीईआरटी का पॉइंट वेंकटपुर का शिव मंदिर के लिए राजा मान सिंह ने आर्थिक सहायता की थी। देखिए साथियों आपको पूछ सकता है कि वेंकटपुर शिव मंदिर के लिए आर्थिक सहायता किसने दी थी, राजा मान सिंह ने दी थी। और रोहतासगढ़ में निर्मित हरिश्चंद्र मंदिर का निर्माण का यश भी राजा मान सिंह को प्राप्त है। ये चीजें साथियों आपको एग्जाम में पूछ सकता है। इसके बाद है ए सामी। देखिए ए सामी को अपनी पुस्तक फतुह उल सलातीन में लिखा कि सुल्तान को दिल्ली वालों पर संदेह था। देखिए साथियों ये जो राइटर है ये एमबीटी के शासनकाल के बारे में लिखा है, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, जो तुगलक कह सकते हैं कि तुगलक वंश का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, और ये एक तरह से सनकी शासक था। कुछ ऐसा नियम लाद देता था लोगों पर जो कि
मुनासिब ही नहीं था। जैसे कि दिल्ली आबाद हो रही थी और उसी में उन्होंने कहा कि नहीं, दिल्ली नहीं, अब दौलताबाद जो है हमारा राजधानी बनाया जाए, और कहा कि कोई भी लोग यहाँ पर दिल्ली में नहीं रहे, जो रहेगा उसको मार दिया जाएगा। लोग डरे डरे सब भाग गया, सब मतलब दौलताबाद बसने के लिए गया, लेकिन दौलताबाद में वैसा स्थिति था नहीं। फिर वहाँ से बाद में वापस लाया, फिर मतलब तरह तरह का चीज़ जो है, मतलब कभी ये योजना कभी योजना, सारा योजना मोहम्मद बिन तुगलक का फ्लॉप कर गया, इसलिए पागल सुल्तान भी इसको कहा जाता है। और तो इसीलिए एसामी ने अपनी पुस्तक फतुह उल सलातीन में लिखा कि सुल्तान को दिल्ली वालों पर संदेह था। दिल्ली वालों पर संदेह करने पर सुल्तान जो था सोचता था कि ये जो दिल्ली वाले हैं के लोग हैं, ये जो अमीर लोग हैं, ये जो मतलब दिल्ली की जनता है, ये हमें क्या करेगी, शासन या गद्दी से उतार देगी, इसलिए बराबर जो है सोचता था कि इसको उठपटांग अस्थिर होने नहीं दिया जाए। तो क्वेश्चन आपसे ही पूछेगा, एसामी ने कौन सी पुस्तक लिखी और दिल्ली वालों पर शक था ऐसा किसने लिखा है? चलिए साथियों, अध्याय 2 देखिए, इसमें है नए नए राज्यों का उदय। देखिए साथियों, इतिहास में पढ़ने के लिए काफ़ी कुछ है, लेकिन मेरा यही कहने का मतलब है कि आप SCERT NCERT 3 से 10 तक का जरूर पढ़ लें। और किताब है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं, अगर आपको लगता है कि नोट्स बनाना थोड़ा कठिन है, तो CTET अकेडमी आपको नोट्स उपलब्ध करा रही है। 62065316 पर आप मैसेज करेंगे, SCERT नोट्स आपको मिल जाएगा, और मात्र 99 रुपये की फी में आपको नोट्स मिलने वाला है। बहुत ही अच्छा नोट्स है साथियों। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको SCERT में ही था कि राष्ट्रकूट वंश, तो याद रखना है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग थे, और इसकी राजधानी मान्यखेत थी। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग थे, और राजधानी कहाँ थी? मान्यखेत थी। देखिए साथियों, मैंने शॉर्ट कर दिया इसलिए कि सिर्फ मैंने पॉइंट लिया है SCERT का, क्योंकि पॉइंट ही आपको पूछा जाएगा, और डिटेल से तो आप अलग अलग जगह पढ़िए, हम आपको पॉइंट बता रहे हैं। अब इसके बाद है साथियों विदर्भ। विदर्भ कई बार पूछा जाता है कि विदर्भ किसका हिस्सा है? तो महाराष्ट्र का हिस्सा है। और कलिंग किसका हिस्सा है? उड़ीसा का हिस्सा। कई बार मिलाने दिया जाता है साथियों। इसके बाद बिहार एवं बंगाल का प्रथम शासक गोपाल का चयन प्रजा ने स्वयं चुना। यानी कहने का मतलब बता दें कि कई बार पूछेगा आपको ऑप्शन में देकर कि कौन सा ऐसा राजा था जिसको बिहार एवं बंगाल के जनता ने स्वयं से चुना, यानी कि कहा कि हमारा राजा हमारे द्वारा चुना हुआ होना चाहिए, और चुना किसको? गोपाल को चुना। और गोपाल कौन था? पाल वंश का संस्थापक था। तो कई बार पूछ देगा आपसे। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय थे साथियों। इसके बाद इसकी राजधानी उदयपुर थी, और चीन इसका बाग था। कई बार ये चीजें पूछा जाता है साथियों, ये सारा पॉइंट आपके SCERT में दिया हुआ था। कन्नौज के लिए संघर्ष, ये काफी इंपॉर्टेंट है साथियों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कन्नौज के लिए संघर्ष, ये देखिए कृष्णा नदी आदि का दोआब क्षेत्र है। ये कन्नौज का क्षेत्र जो था साथियों, ये दोआब का क्षेत्र था, यानी दो नदियों के बीच मिलने वाला क्षेत्र था, और यहाँ ह्यूमस आदि अधिक था, तो उपजाऊ भूमि थी यहाँ पर। तो पहले आपको क्या पता, कृषि पर आधारित जीवन था, जिसके पास जितना ज़्यादा फसल वो उतना ज़्यादा अमीर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये लोग जनता लोग मतलब राजा लोग क्या करते थे कि इस क्षेत्र पर शासन जमाने के लिए लगातार संघर्ष करते थे। तो खास करके त्रिपक्षीय यानी 3 वंशों का लगातार यहाँ पर जो है प्रभाव रहता था। गुर्जर प्रतिहार, ढक्कन के राजपूत, बंगाल के पाल। यानी कि साफ तौर पर आप यही समझे साथियों कि आपको ध्यान में रखना है कि त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके बीच हुआ है साथियों? ये जो है प्रतिहार, और इसके बाद राष्ट्रकूट, इसके बाद पाल, ये तीनों के बीच हुआ त्रिपक्षीय संघर्ष। और यह किसके लिए हुआ? कन्नौज के लिए हुआ, क्योंकि कन्नौज की भूमि उपजाऊ थी, और सभी ने अब देखिए लड़ते लड़ते ऐसा लड़ाई लोग, ये तीनों का पतन हो गया, क्योंकि एक दूसरे को हमेशा कभी इसका कन्नौज पर क्षेत्र हो जाता था, कभी इसका क्षेत्र हो जाता था, कभी इसका क्षेत्र, लेकिन तीनों अंततः डैमेज ही हो गया। इसके बाद है तारीख उल हिंद, अलबौर ने लिखा। तारीख उल हिंद कौन लिखा? अलबौर ने लिखा। ये चीज़ें साथियों मैं बता चुका अभी। इसका सामंती व्यवस्था एक पॉइंट दिया गया था, तो हो सकता है कि आपको पूछ सकता है कि सामंती व्यवस्था क्या है। तो भूमि के एक स्वामित्व और उससे संबंधित सेवा वर्ग कुछ शर्तों पर आधारित व्यवस्था को सामंतवादी व्यवस्था कहते हैं। यानी कि भूमि पर जो स्वामित्व होगा आपका, लेकिन उसके लिए कुछ शर्त होगा, राजा को कर देना होगा, तरह तरह की, यानी राजा के अंडर रहना पड़ेगा। ये सारा सामंतवादी व्यवस्था था। प्रशासन का केंद्र बिंदु सामंतवादी व्यवस्था में कौन था? राजा ही थे साथियों। इसके बाद गुर्जर वंश का प्रथम शासक नागभट्ट प्रथम। ये सारा साथियों आपके SCERT का पॉइंट है। नागभट्ट प्रथम को राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने पराजित किया साथियों। किसने पराजित किया? नागभट्ट प्रथम को राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने पराजित किया साथियों। इसके बाद आगे है नागभट्ट प्रथम, जो प्रतिहार वंश के राजा थे, जिन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया? कन्नौज को बनाया। ये साथियों आपको याद रखना है। इसके बाद स्थानीय शासन, देखिए यहाँ पर क्या है ना, मिला जुला आपका SCERT में दिया हुआ था, ऐसा नहीं कि कहीं से कहीं उठा लिया हूँ। आपका मिला जुला हुआ था, तो मैंने जो पॉइंट था वही उसी को उठाया है। हालांकि डिटेल के लिए तो मैं बहुत डिटेल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे मतलब है सिर्फ पॉइंट से। इसके बाद है स्थानीय स्वशासन, चोल शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता है। कई बार क्वेश्चन पूछ देगा कि चोल शासन प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? स्थानीय स्वशासन। और चोल शासन का समय 3 प्रकार के ग्राम सभाओं में मिलता है। पहला था उर, दूसरा था सभा, तीसरा था नगरम। देखिए उर क्या था? यहाँ पर जनसाधारण की सभा थी, और सभा या महासभा क्या था? वरिष्ठ ब्राह्मण आदि का था। इसको अग्रहारा भी कहते हैं। सभा या महासभा को क्या कहते हैं? अग्रहारा भी कहते हैं। और नगरम क्या था? व्यापारी की सभा थी। देखिए चोल जो शासन था यह 3 तरह के सभाओं से बना था, एक उर, एक सभा, एक नगरम, जो कि अच्छा ढंग से चलाया जा सके प्रशासन वहाँ का। तो उर क्या था? जनसाधारण, जिसमें आम लोग भी रहते थे। सभा और महासभा क्या था? वरिष्ठ ब्राह्मण लोग थे। नगरम में कौन थे? व्यापारी लोग रहते थे। इसके बाद समिति को वरियम भी कहते हैं। याद रखना है, सभा और समिति में कौन थे? सभा और समिति में कौन थे आपको बताना है। सभा और महासभा में कौन थे? वरिष्ठ या ब्राह्मण। इसके सब चीज़ याद रखना साथियों। इसके बाद है कि गांव के वरिष्ठ ब्राह्मण को अग्रहार कहा जाता था। गांव के वरिष्ठ ब्राह्मण को चोल काल में क्या कहा जाता था? अग्रकार कहा जाता था। इसके बाद राजेंद्र चोल अपनी सेना को गंगा तक ले गया था। कई बार क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि किसने अपनी सेना को गंगा तक ले गया? तो राजेंद्र चोल ले गया, और वहां से गंगा का पानी को लेकर के अपने नए नगर में इस पानी को रखा, और यह शहर है गंगईकोंड वेलपुरम, है ना। ये याद रखना है कि किसने गंगा में जाकर के वहां से पानी को लेकर के अपने नए नगर तक लाकर रखा था? राजेंद्र चोल होगा। और राजेंद्र चोल एक विशाल सेना का गठन किया, और तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर चोल शासकों ने बनाया। तो आपसे प्रश्न पूछता
पूछता हूँ कि तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर किस राजा ने बनाया, आपको जवाब देना। इसके बाद साथियों आपने देखा कि पाल वंश, तो पाल वंश के बारे में डिटेलिंग तो उसमें ज़्यादा नहीं था, लेकिन मुझे जो समझ में आया उसको मैंने यहाँ पर डाल दिया है साथियों। तो आपसे पाल वंश तो पहले ही पूछ सकता है कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे, तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। इसके बाद क्या याद रखना है साथियों, 8वीं शताब्दी के मध्य पूर्वी भारत के बिहार एवं बंगाल में पाल का उदय हुआ। पाल का जो शासक था वह कैसा था, लोगों के द्वारा चुना गया था। पाल वंश के अन्य शासक गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल था। और पाल वंश की राजधानी कहाँ थी साथियों, मुंगेर था। ये क्वेश्चन बिहार से बनता है तो पूछ सकता है साथियों। भागलपुर जिले में विक्रम विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था, धर्मपाल ने कराया था। ये चीजें साथियों आपको याद रखना चाहिए। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय में महाविहारों को ध्यान में दिया। देखिए सबसे पहले तो याद रखना कि भागलपुर के विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो स्थापना किसने किया था, तो धर्मपाल ने करवाया था। और धर्मपाल ने जो कि नालंदा विश्वविद्यालय का सबसे पहले स्थापना किसने किया था, कुमारगुप्त। लेकिन धर्मपाल का उस समय शासन था तो कुमारगुप्त द्वारा बनाई गई जो ये नालंदा विश्वविद्यालय थी उसको धर्मपाल ने क्या किया, महाविहारों यानी बौद्धों को दान में दे दिया। इसके बाद है ओदंतपुरी मठ, ये क्या था, बिहार शरीफ में है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ओदंतपुरी मठ कहाँ पर है, बिहार शरीफ में है। और इसका निर्माण किसने कराया था, पाल वंश के शासक गोपाल ने कराया था। इसके बाद पटना के संग्रहालय में संग्रहित आपके SCERT में पॉइंट दिया है कि पालकालीन सर्वोत्तम उदाहरणों में एक साड़ी सारण से प्राप्त अवलोकितेश्वर उसमें रखा गया है। इसका भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्धा मैत्री की प्रतिमा रखी गई है। और मुंगेर से प्राप्त मकर मुख प्रणाल आदि प्रमुख है, ये पटना संग्रहालय में रखा गया है साथियों। इसके बाद मोहम्मद गजनबी, इसके बाद मोहम्मद गौरी आएगा। तो देखिए साथियों मोहम्मद गजनबी, देखिए गजनी आधुनिक अफगानिस्तान में स्थित एक छोटा सा राज्य है। तो पहला प्रश्न आपसे यही बनता है कि गजनी कहाँ पर स्थित है। तो गजनी अब लगभग आप मान सकते हैं कि 10 से 10 नहीं होगा साथियों, लगभग 1000 मान के चल सकते हैं। लगभग जो है उत्तर भारत में केवल उन खास करके देखिए 10 से 10 ही रखिए, 1000 से तो इन्होंने आक्रमण शुरू किया। तो 10 से 25 के बीच मोहम्मद ने उत्तर भारत में केवल उन नगरों पर आक्रमण किया जिसमें बहुत सारे संपन्न मंदिर थे, जैसे कि मथुरा, थानेश्वर, कन्नौज, वृंदावन, सोमनाथ। तो ये सब चीज़ें लगभग कुल मिलाकर 17 बार भारत पर आक्रमण किया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोहम्मद गजनबी ने भारत में कितना बार आक्रमण किया, 17 बार। और सबसे अंतिम आक्रमण 1025 में सोमनाथ पे किया, वो आगे आएगा साथियों। इसके बाद है कि मोहम्मद गजनबी अंतिम आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर में किया। और उद्देश्य क्या था, धन लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी करना। लेकिन कई लोगों का इसमें मतभेद है, किसी ने कहा कि धन लूटने के लिए आया था, किसी ने कहा कि धन लूटने के साथ साथ इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी करने आया था। फिर आगे साथियों मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के लगभग 150 साल बाद तुर्कों के आक्रमण का दूसरा चरण उत्तरी भारत से प्रारंभ हुआ। देखिए मोहम्मद गजनबी जब 1025 में अंतिम आक्रमण करने के बाद चला गया तो फिर बहुत दिन आक्रमण नहीं हुआ। फिर कुछ दिन के बाद उसी रास्ते से उत्तरी भारत पर आक्रमण शुरू हो गया। और उसी क्रम में आगे देखेंगे कि शाहनामा के विषय में। तो याद रखना है शाहनामा किसने लिखा है, फिरदौसी ने लिखा है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है BPSC वगैरह में। तो शाहनामा के रचयिता फिरदौसी थे। और ये जो शाहनामा है ये जो लिखा गया था किसके शासनकाल में लिखा गया था, क्या कुछ था, ये आपको बताना है साथियों। मैंने छोड़ा है आपके लिए, हालांकि जो नोट्स लेंगे उसको सारी जानकारी दी जाएगी। मोहम्मद गौरी का मुख्य उद्देश्य था धन को लूटना, याद रखना है। और मोहम्मद गौरी यानी कि देखिए मोहम्मद गजनबी के बाद कौन आया, मोहम्मद गौरी आया। ये भी तुर्क आक्रमणकारी था। तो मोहम्मद गौरी ने धन प्राप्त करने के लिए स्थानीय शासन स्थापित करने की योजना बनाई। तो ये देखिए सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि मोहम्मद गौरी का 2 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध 1191 में हुआ, द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। 1191 में जो युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, दूसरी बार फिर युद्ध हुआ। तो फिर क्या हुआ, मोहम्मद गौरी विजय हुए, पृथ्वीराज चौहान हार गए। और ये तराइन कहाँ है, भटिंडा के समीप है। और भटिंडा कहाँ है ये आपको बताना है साथियों। ये 2 ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध। इसके बाद है राजेंद्र चोल अपनी सेना को गंगा नदी तक ले गया और वहाँ से गंगा के पानी को लेकर अपने नए नगर को बसाया। और ये साथियों ये अभी उससे पहले ही हो गया है, गंगईकोंड चोलपुरम। दूसरी बार मैंने फिर से लिख दिया। ये साथियों ये राजेंद्र का दूसरा अभियान, पहले तो वो गंगा नदी वगैरह गया। दूसरा अभियान यह था कि श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण मलाया प्रायद्वीप तथा सुमात्रा के देशों में हुआ था। और इस अभियान में उसने जल तथा थल दोनों सेना का प्रयोग किया। तो कई बार पूछेगा कि किसने जल तथा थल दोनों सेना का प्रयोग किया, राजेंद्र ने किया। और वृद्धेश्वर का मंदिर कहाँ पर है, तंजावुर में साथियों। इसके बाद अभिलेख में कुछ था यहाँ पर SCERT में कि उत्तर मेरूर अभिलेख कहाँ है। तो आपको याद रखना है उत्तर मेरूर अभिलेख तमिलनाडु में है। और इसमें कहा गया कि सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को, यानी कहने का मतलब आपको याद रखना है कि जो चोलकालीन सभा में जो सभा वगैरह बनती थी उसके सभा के सदस्य के लिए, इच्छुक उम्मीदवारों के लिए मतलब ये योग्यता थी कि उसके पास ऐसी भूमि हो जिससे भू राजस्व वसूला जाता हो, अपना उसका घर हो, 35 से लगभग 70 वर्ष के बीच उनका उम्र हो, वेदों का ज्ञान होना चाहिए, प्रशासनिक कार्यों की उसकी जानकारी होनी चाहिए, पिछले 3 साल से किसी भी समिति का सदस्य होना चाहिए। यानी कि साफ तौर पर आप यही समझे साथियों कि जो चोलकालीन सभा में जो सभा वगैरह बनता था तो उसमें जो लोग सदस्य बनते थे उनकी यही योग्यता थी। इसके बाद अध्याय 3 है साथियों, इसमें तुर्क अफगान आक्रमण। देखिए इसमें क्या हुआ था कि जब मोहम्मद गौरी आक्रमण करके चले गए यहाँ से, तो फिर क्या हुआ कि अपने जो कुछ गुलाम थे जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर जो उन्होंने क्या किया, सेनापति बनाकर अपने राज्य को देखने उखने के लिए छोड़ दिया। लेकिन बाद में मोहम्मद गौरी मृत्यु हो गया। अब बाद में यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, अपना सत्ता स्थापित कर दिया। तो सत्ता स्थापित करते हैं उसने क्या स्थापित किया, गुलाम वंश। तो इसी में दिल्ली सल्तनत हम लोग पढ़ेंगे, तुर्क अफगान आक्रमण या कहें दिल्ली सल्तनत। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि जो दिल्ली सल्तनत पे वंश हुआ था वह क्या क्रम था, उसका ट्रिक है गुल खिले तो सैयद लोधी, यानी गुलाम वंश,
खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। ये क्रम में कई बार पूछा जाता है कि आप सजाइए। तो सबसे पहले देखिए हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन के बारे में पढ़ेंगे। खिलजी वंश के बारे में इसके बाद पढ़ेंगे जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। सैयद वंश के बारे में खिलजी खां के बारे में पढ़ेंगे। लोदी वंश, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी। देखिए सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि आपको ध्यान में रखना है कि ये जो शुरू में दिया हुआ ये इसका कौन है, संस्थापक है साथियों। जैसे कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन थे, इल्तुतमिश थे। और खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे, और खिलजी वंश का महत्वपूर्ण शासक अलाउद्दीन खिलजी हुआ। तुगलक वंश का जो संस्थापक था आपको कमेंट करना है, सैयद वंश का संस्थापक खिजर खान था, लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। इसके बाद आगे हम लोग डिटेल में इसको देखते हैं। देखिए गुलाम वंश जो है, गुलाम वंश जैसे कि मोहम्मद गोरी, जैसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि सारा स्रोत हम लोग पढ़े। इसके बाद आक्रमणकारी के रूप में मोहम्मद गजनी भी आया, लूट वगैरह करके चला गया। फिर कुछ दिन कोई आक्रमण नहीं किया, फिर कौन आया, मोहम्मद गोरी आया। मोहम्मद गोरी आक्रमण करने के बाद चला गया और फिर अपना जो क्षेत्र जो है किसको दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया। जैसे मोहम्मद गोरी का मृत्यु हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ का राजा घोषित मैंने अपने आप को कर दिया। फिर दिल्ली सल्तनत का स्थापित किया, और दिल्ली सल्तनत में कौन सा पहला मतलब वंश बना, गुलाम वंश। और गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। तो आपको याद रखना है गुलाम वंश कब से कब तक चला, 1206 से 90। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और आपके SCERT में दिया हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम सेना नायक था। भारत 6 प्रदेशों के देखभाल के लिए इसको नियुक्त किया गया था। अभी हमने आपको कहा कि कुछ देर पहले कि इसको भारत के प्रदेशों के देखभाल के लिए नियुक्त किया गया था। और गुलाम वंश की स्थापना कब हुई साथियों, 1206। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और दिल्ली का जो कुतुब मीनार है साथियों, उसकी नींव किसने दी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दी थी। लेकिन इसका काम पूरा किसने करवाया, इल्तुतमिश ने कराया, क्योंकि बाद में कुछ ही दिन बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने को लाख बख्श कहा जाता है, यानी लाखों का दान करता, बहुत ज़्यादा दान करता था ये। और कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में ही अपना राजधानी बनाया, क्योंकि इसको दिल्ली के आमिरों ने ललकारा कि दिल्ली आओगे तो तुम्हें मार देंगे, क्योंकि ये लोग कुतुबुद्दीन ऐबक को समर्थन नहीं करते थे, ये लोग इल्तुतमिश को समर्थन करते थे। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक का जमाई ही था इल्तुतमिश, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई तो इल्तुतमिश ने सबको समझा बुझा करके अपना सुल्तान बना, और फिर उसको वैधानिक दर्जा भी मिला इल्तुतमिश को सुल्तान का। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है साथियों, अजमेर में है। इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। इसके बाद 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। तो क्वेश्चन कई बार पूछता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई, कैसे हुई। चौगान एक खेल होता है साथियों, जो घोड़ा पर बैठकर खेला जाता है, तो उसी में गिर करके उसकी मृत्यु हो गई थी साथियों। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम सा हुआ, लेकिन जो बाद में आराम से चला गया, ये अयोग्य था, और 8 महीने के शासनकाल के बाद ही इसकी मृत्यु हो गई या इसकी हत्या कर दी गई। आराम शाह की हत्या करके 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश ने दिल्ली की गद्दी पर गद्दी पर बैठा। इसके बाद इल्तुतमिश कौन था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का जमाई ही था साथियों। तुर्क राज को भारत में वास्तविक रूप से स्थापित करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। इल्तुतमिश का जो नाम है वह अल्तमश भी है साथियों। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके SCERT में भी दिया हुआ है। इल्तुतमिश का नाम क्या था, अल्तमश भी इसका नाम था। और तुर्क जो गुलाम वंश है या तुर्क वंश है, उसको अच्छे ढंग से स्थापित करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। और शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाया, इल्तुतमिश ने चलाया, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद चांदी का टका और तांबे का जितल का नाम सिक्का इल्तुतमिश ने चलाया। कई बार पूछेगा आपसे क्वेश्चन, चांदी का टका और तांबे का जितल नामक जो सिक्का चलाया किसने चलाया, इल्तुतमिश ने चलाया। सारे SCERT के पॉइंट है साथियों। इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि खलीफा से प्राप्त की, यानी खलीफा ने इसको सुल्तान की उपाधि दी साथियों। कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं दिया था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली के आमिरों ने, दिल्ली के जो सामंतों ने उसको समर्थन नहीं किया था, इल्तुतमिश को किया था। तो अतर खिलत वगैरह जो भी है वो इल्तुतमिश को दिया था। इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी कौन थी, रजिया सुल्तान थी। और यह महिला थी साथियों, यह इल्तुतमिश की बेटी थी और प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान। हालांकि साथियों इल्तुतमिश का पुत्र भी था, लेकिन सारा पुत्र अयोग्य था, और रजिया सुल्तान इल्तुतमिश के काफ़ी करीब थी, इसलिए अपनी पुत्री को इन्होंने सुल्तान घोषित किया। इसके बाद है तुर्क राज्य को सुदृढ़ स्थिति प्रदान करने का काम बलबन के द्वारा किया गया। इस शासकों को ममलूक भी कहा जाता है। देखिए बलबन के बारे में कुछ नहीं था, तो बस आप यही जान लीजिए रक्त एवं लौह की नीति किसने बनाया, बलबन। हालांकि 9th 10th में इसमें भी बहुत सारा डिटेल रहेगा, हम लोग वहाँ देखेंगे। लेकिन तुर्क शासन को सुदृढ़ की अच्छी स्थिति प्रदान करने का श्रेय किसको है, बलबन को। यही साथियों SCERT में मात्र आपका पॉइंट था। इसके बाद खिलजी वंश आ गया। खिलजी वंश जो है 1290 ईस्वी में एक खिलजी सेनानायक ममलूक वंश के अंतिम सुल्तान कैकुबाद को दिल्ली की गद्दी से हटाकर एक नए राजवंश खिलजी वंश की स्थापना कर दी। यानी कि साथियों बता दें कि गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था कैकुबाद और क्यूमर्स, एक दोनों भाई था। कैकुबाद ही गद्दी पर बैठा था, तो कैकुबाद एक छोटा सा बच्चा था, तो उसको क्या किया जलालुद्दीन खिलजी मतलब कि तलवार से काट करके पानी में बहा दिया। ऐसा मैंने पहले पढ़ा था SCERT में आपका नहीं दिया है, लेकिन आप सीधा समझे कि गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। लेकिन बाद में जलालुद्दीन खिलजी को भी उसके दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया और फिर शासन हथिया लिया। और खिलजी वंश के प्रसिद्ध शासक कौन बने, अलाउद्दीन खिलजी बने। और अलाउद्दीन खिलजी से कई सारे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जो है धर्म को मैंने अपने जो शासन को काफ़ी आगे बढ़ाया, और इसने गुजरात पर अभियान किया, रणथंभौर पर अभियान किया, इसके बाद मेवाड़ पर अभियान किया, मालवा पर, जालोर पर। ये उत्तर भारत है साथियों। उत्तर भारत में इन राजाओं को उसने हराया। सबसे ज़्यादा ये मेवाड़ रतन सिंह को हराया साथियों। आप जानते होंगे रतन सिंह की जो वो रानी पद्मावती का फिल्म आपने देखा होगा, ये वही से संबंधित है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मेवाड़ जो शासक रानी पद्मावती पाने के लिए जो अभियान किए थे वह जो है कौन थे, राणा रतन सिंह थे वहाँ के राजा।
इसके बाद है गुलाम मलिक काफूर। गुलाम मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता था, क्योंकि ये क्या किए थे, इसको 1000 में खरीद के लाया गया था। और गुलाम मलिक काफूर के नेतृत्व में एक विशाल सेना दक्षिण भारत की ओर भेजी गई और विजय प्राप्त की। तो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत में सबसे पहले किस सुल्तान ने विजय प्राप्त की, तो याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी ने की। और ये देखिए यहाँ पर देवगिरी, तेलंगाना, होयसलराज, पांडराज, इसमें रामचंद्र देव, प्रतापरुद्र, वरंगल का नाम सुंदरपन। हालांकि साथियों इन शासकों को हरा करके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी राजगद्दी वापस कर दी, क्योंकि उसको कहा कि देखिए ये जो उत्तर भारत से यहाँ दक्षिण भारत में शासन करना मुनासिब नहीं था, तो कुछ कर वगैरह आप लोग भेज दीजिएगा, लेकिन आप लोग मेरे ही नियंत्रण में काम कीजिएगा। तो ये सभी राजाओं जो है उसके आधिपत्य को स्वीकार कर लिए। और याद रखना है कि पहला तो ये कि ये तो क्या किया था, सिर्फ टैक्स लेता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी, दक्षिण भारत में जो इन्होंने अभियान किया था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक जो तुगलक वंश के शासक थे, ये सीधे नियंत्रण में लिया था और वार्षिक कर सीधे लेता था या खुद से। मलिक काफूर को 1000 दिनार भी कहा जाता है, क्योंकि 1000 दिनार में इसको लाया गया था। और अमीर खुसरो ने 8 सुल्तान का कार्यकाल देखा। मूल नाम इसका क्या था? मोहम्मद खुसरो था साथियों। ये दिल्ली सुल्तान के 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था अमीर खुसरो, क्योंकि बराबर मारकाट होता था। 2 साल के बाद ये सुल्तान, 4 साल के बाद ये सुल्तान, 10 साल के बाद ये सुल्तान, तो भाई 8 सुल्तान का कार्यकाल ये क्यों नहीं देखेंगे। इसके बाद है साथियों घोड़ा दागने व सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत की। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने जब सेना में भर्ती की, क्योंकि इसका शासन बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, तो बहुत ज़्यादा सैनिक की आवश्यकता थी, तो सैनिक के लोग उसको मतलब भर्ती के लिए बुलाते थे। तो क्या होता था कि जब ये लोग भर्ती होकर चले जाते थे पहले समय में, लेकिन जब युद्ध का समय आता था तो लोग मैंने कोई दूसरा आदमी कोई मरा हुआ घोड़ा टाइप का भेज देते थे, तो अलाउद्दीन खिलजी को नुकसान उठाना पड़ता था। तो उन्होंने क्या किया कि अब जो सैनिक में भर्ती होंगे उसका चेहरा पे दागा जाएगा और घोड़ा पर भी दागा जाएगा, ताकि युद्ध के समय में जो वो आएगा तो उसको पहचाना जा सके। इसके बाद है खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया। और जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल आप देख सकते हैं। इसके बाद आपके एससीईआरटी में और कोई भी खिलजी वंश के राजा का आपका जिक्र नहीं था। इसका तुगलक वंश का था। देखिए तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे। और सबसे पहला आपसे यही प्रश्न बनता है कि नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक कौन था? तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक था। और नहरों का जाल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब नहर तो बनवा दिए थे गयासुद्दीन तुगलक, और फिर नहरों का जाल जो बिछाया हुआ किसने बनाया? फिराज शाह तुगलक ने बसाया। इसके बाद तुगलकनामा के लेखक कौन थे? अमीर खुसरो थे साथियों। तुगलकनामा के लेखक कौन थे? अमीर खुसरो थे। भारत में सर्वाधिक सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। और ये तुगलक वंश के शासक थे, जिसको पागल या सनकी भी कहा जाता है। और ब्राह्मणों का जजिया कर किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। तो देखिए सबसे पहले जजिया कर की बात करें तो जजिया कर सबसे पहले 712 ईस्वी में जब भारत पर आक्रमण हुआ, तो जो मीर कासिम मेरे समझ से था, वो आया था, तो वो जजिया कर शुरू किया था। तो आपको बताना है कि जजिया कर अकबर ने कब समाप्त किया, आगे औरंगजेब ने कब क्या कुछ किया जजिया को लेकर के, ये कमेंट करना है। हालांकि जब मुगल सल्तनत काल आएगा तो वहाँ मुगल कालीन जब हम लोग पढ़ेंगे कल, तो वहाँ सारा चीज़ दिया रहेगा। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन था। इसके बाद है तारीख है फिरोज शाही बर्नी। ये फिरोज शाह के शासनकाल में लिखा गया था। तारीख है फिरोज शाही एक पुस्तक थी साथियों, यह बर्नी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है साथियों। इसके बाद इसी में जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट था आपके एससीईआरटी में दिया कि मोहम्मद बिन तुगलक 1327 ईस्वी में देवगिरी की राजधानी बनाने पर का निर्णय लिया और उसका नाम बदलकर दौलताबाद रखा। तो याद रखना है साथियों कि जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, इन्होंने क्या किया, दिल्ली से अपनी राजधानी क्या किया हटा करके देवगिरी लाने का सोचा, और बाद में देवगिरी का नाम जो है हटा करके दौलताबाद रखा, लेकिन वो भी सक्सेस नहीं हुआ। फिर बाद में सभी लोगों को दिल्ली ही बुलाना पड़ा साथियों। और ऐसी अब अनेक सारी योजनाएं चला, जिसको ये पागल सुल्तान बर्बाद करके रख दिया। तो पहला ये प्रश्न बनता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो पागल सनकी था, वह दीवाने अमीर कोही का बनाया, जिसको कृषि विभाग कहते हैं आपके एससीईआरटी में पॉइंट में। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो कृषि विभाग बनाया था उसका नाम क्या था? दीवान ए अमीर कोही, या कृषि विभाग जो बनाया था वो किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक बनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने भूमि लगान की उपज दर आधा से अधिक कर दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि ये ऐसा योजना चलाया जिससे काफ़ी घाटा राजस्व का हो गया। तो इसने क्या किया? भूमि कर ही बढ़ा दिया आधा से अधिक, मतलब जुल्म कर दिया जनता पर, इसलिए इसको पागल कहा जाता है। मतलब अंत बकन राजधानी हटाने का योजना, मतलब ऐसा सिक्का चला दिया पूरे राज्य में, बाद में सिक्का का भी जाली बनने लगा, तो वो आर्थिक क्षति होने लगा। मतलब बगैर सोचे समझे कोई भी योजना ला दिया, तो उससे राजस्व का घाटा हो गया। तो ये लोग क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक जनता से ना सुनेंगे, तो क्या किया, जितना उपज होता था उसका आधा से अधिक वो लोग कर ले लेता था मोहम्मद बिन तुगलक। सैयद वंश का देखिए 1414 से 1451 37 वर्ष तक यहाँ पर शासन चला सैयद वंश का। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां थे, याद रखना है। और खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था, ये याद रखना है। खिज्र खां कौन था? तैमूर लंग का सेनापति था। और सैयद वंश का अंतिम शासक आलम शाह था, ये याद रखना है साथियों। तुगलक वंश के बाद 1526 ईस्वी तक दिल्ली और आगरा पर सैयद वंश एवं लोधी वंश के शासनों हुआ। इसके बाद लोधी वंश जो सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों, लोधी वंश के जो प्रमुख, ऐसे तो बहलोल लोधी इसके संस्थापक थे। और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सिकंदर लोधी ने आगरा को एक नई राजधानी बनाया। तो क्वेश्चन कई बार पूछता है कि आगरा को या नगर किसने बसाया, कब बसाया? हमारे हिसाब से 1504 होना चाहिए, आप देख लीजिएगा। लेकिन सिकंदर लोधी ने आगरा को नई राजधानी बनाया साथियों, याद रखना है। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन चला, ये भी साथियों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे है, दिल्ली के तुर्क शासकों ने अपने अमीरों को भिन्न भिन्न इलाकों में नियुक्त किया, और जिसके प्रधान क्या कहलाए, अलग अलग चीज़ कहलाए, देख सकते हैं। अधिकारी मुक्ति कहलाए, प्रधान अक्ता कहलाए। चौधरी क्या होता है? लगभग 100 गाँव का प्रधान होता है साथियों। ये प्रशासन है, दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासनिक पॉइंट था उसी में कुछ दिया हुआ था। अब साथियों ये मुख्य पॉइंट कि 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम विधवा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, देखिए साथियों
लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वह इब्राहिम लोधी था। तो आपको याद रखना है कि 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध हुआ। तो पानीपत का युद्ध का डेट भी पूछा जाता है कई बार। तो आपका 21 अप्रैल 1526 पानीपत का युद्ध हुआ और बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच युद्ध हुआ, इसमें बाबर का विजय हुआ साथियों। बाबर के विजय के पीछे का रीजन ये था क्योंकि उसके पास तोप खाना जो तोपची थे वह धमाल मचा दिया, सबको इधर से उधर कर दिया। बाबर को भारत का आक्रमण करने के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोधी और इब्राहिम खान लोधी के चाचा आलम खान लोधी ने दिया था। देखिए साथियों, घर घर में झगड़ा होता है, तो यहाँ इब्राहिम लोधी और दौलत खान लोधी जो चाचा भतीजा था यहाँ भी झगड़ा था। तो इसने क्या किया, बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दे दिया, कहा कि आप आक्रमण कीजिए, जीत करके हमको दे दीजिएगा। बाद में दौलत खान लोधी को भी नहीं दिया, बाबर अपने यहाँ पर स्थापित हो गया। फिर तो मुगल वंश पूरा स्थापित हो गया, अकबर बीरबल क्या क्या आप तो देख ही रहे हैं। इसके बाद यही दिया था साथियों। इसके बाद आगे सिकंदर लोधी की जो है कह सकते हैं मृत्यु कब हुई थी, तो 21 नवंबर 1517। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इसके बाद राजवंश संस्थापक, देखिए अभी जो आपने पढ़ा राजवंश संस्थापक, तो ये कई बार पूछा जाता है। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश के संस्थापक खिजर खां, लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी, कई बार पूछा जाता है। और गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक कौन होगा, इल्तुतमिश होगा। ये याद रखना साथियों, इल्तुतमिश नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया कुतुब मीनार को मतलब फिर से पूरा बनवाया साथियों, अच्छा से रिपेयरिंग करवाया, यानी कि पूरा क्लियर करवाया। मंगोल का खतरा, देखिए मंगोल जो था एक आक्रमणकारी था। ये लोग क्या करता था, ये जिस क्षेत्र में आक्रमण करता था तो लूट लेता था। तो आपके एससीईआरटी में कई सारा पॉइंट दिया गया है कि 1219 ईस्वी में मंगोलों ने चंगेज खां के नेतृत्व में ट्रांस ऑक्सियन उज्बेकिस्तान पर हमला किया। और सबसे पहले याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली पर मंगोल के आक्रमण बढ़ गए। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो मंगोल आक्रमणकारी थे वह किसके शासनकाल में सबसे ज्यादा आक्रमण करते थे, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इसके बाद आगे साथियों सैनिक विभाग, सैनिक विभाग को दीवाने अर्ज का प्रमुख अधिकारी मतलब कि सैनिक विभाग का जो प्रमुख अधिकारी होता है उसको दीवाने अर्ज कहा जाता है। इसके बाद आरजे मुमलिक होता है। इसके बाद दागा एवं हुलिया प्रथा, सैनिक को नगद वेतन सब कौन शुरू किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही बाजार नियंत्रण व्यवस्था चालू किया था साथियों, क्योंकि देखिए नगद वेतन देता था, ये कम वेतन देता था। तो क्या मतलब था कि कम वेतन देगा, तो इसलिए क्या किया इसने अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा सिस्टम बनाया कि कम वेतन में भी सैनिक गुजारा कर सके। तो दाम वगैरह चीज़ का काफ़ी जो है एडजस्टमेंट किया गया साथियों। इसके बाद 48 जीतल 1 टंका, यानी आज के चांदी के 1 सिक्के के बराबर होता है। ये साथियों कोस्ट में दिया होता है, इसको याद रख लीजिएगा। 48 जीतल 1 टंका होता है, या मतलब अलाउद्दीन खिलजी के समय का बात है कि 48 जीतल का 1 टंका यानी आज के चांदी के 1 रुपये के बराबर होता है। और अलाउद्दीन खिलजी के समय 15 मतलब कहने का मतलब केजी के बराबर, यहाँ किलोमीटर नहीं होगा तो केजी के बराबर 1 मन था साथियों, याद रखना है। इसके बाद आगे अपने उपाय सफल बनाने के लिए, देखिए मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने जो भी चीज़ें जो भी नीति बनाई थी उसके सफल बनाने के लिए कई लोगों को नियुक्त किया था। तो जिसमें बाजार नियंत्रक को सहना कहा गया, खुफिया अधिकारी को बरीद कहा गया, मुनि हियान को गुप्तचर कहा गया, क्योंकि अब बाजार नियंत्रण व्यवस्था चलाया है तो सारा चीज़ पता होना चाहिए उसको। इसके बाद साथियों एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सैनिकों को नगद वेतन देने के लिए कागजी मुद्रा की तरह सांकेतिक मुद्रा दी, यानी आज की तरह जो कागजी मुद्रा हम लोग चलाते हैं उसी तरह से सांकेतिक मुद्रा दिए कौन, मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन वो भी बाद में असफल हो गया। इसके बाद एनसीईआरटी का 2 पॉइंट है साथियों, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र 1154 में बनाया गया। कौन बनाया, अरब भूगोल वेत्ता अल इंद्री ने बनाया। ये साथियों आपको एनसीईआरटी का पॉइंट है। रहट का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है और कुरान शरीफ मुसलमानों का धर्म ग्रंथ है। मानचित्र 2 क्या है, फ्रांसीसी चित्रकारी ने बनाया साथियों मानचित्र 2 को। इसके बाद पैगंबर साहब के दामाद अली ने से जुड़ा मुस्लिम समुदाय कौन है, सिया है। मुस्लिम में पता है सिया, सुन्नी कौन है, सुन्नी कौन है, मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद साहब के सिया कौन है, उसके दामाद जो अली थे उसका जो है ये अनुयायी थे। पांडुलिपि क्या होता है, जिसमें पांडुलिपि को कहाँ रखा जाता है, अभिलेखागार में, इससे पहले ही हम लोग देखा। इसका चैप्टर 2। इसके बाद साथियों ऐसा नहीं कि इसमें इतने पॉइंट है, बहुत सारा पॉइंट एससीईआरटी में लिया गया था, तो मैंने सोचा कि जो बचा हुआ है कुछ ले लेता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। लेकिन एससीईआरटी का सारा पॉइंट्स आपके नोट्स में साथियों, नोट्स लेना चाहते हैं 6256 पर कॉल करेंगे। इसके बाद राजा राम प्रथम को सबसे शक्तिशाली शासक माना गया चोल वंश में। सोमनाथ मंदिर को मोहम्मद गजनवी लौटा, आपको पता होगा। चोलकालीन मंदिर आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन केंद्र में मंदिर के साथ जुड़े शिल्पों से अधिक विशिष्ट था और कांस्य प्रतिमा बनाने का काम होता था। ये साथियों आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अफगानिस्तान के गजनी प्रांत का सुल्तान मोहम्मद गजनवी अपने विषय के दौरान जीते गए लोगों को जानने के लिए किसके लाया था, अलबारनी को अपने साथ लाया था। ये पॉइंट मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया। इसका विद्यालयों के रखरखाव के लिए दी गई भूमि क्या था, साला भोग कहा जाता था। तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर राजा राम ने बनवाया। सोमनाथ का मंदिर कहाँ पे है, गुजरात में है साथियों। और विजयालय ने डेल्टा पर कब्जा करके तंजावुर शहर को निशुंभ सुहनी देवी का मंदिर बनाया। क्वेश्चन पूछेगा साथियों ये सब। इसके बाद आगे है साथियों चोल काल में वेट्टी शब्द कर जो जबरन श्रम के रूप में लिया जाने वाला कर था साथियों। इसके बाद आगे है मुगल काल में किसानों की बस्ती उड़ कहलाई। कई बार पूछता है क्वेश्चन, मुगल काल में किसानों की बस्ती क्या कहलाई, उड़ कहलाई। और कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष मैंने आपको बता दिया कि गुर्जर प्रतिहार राजपूत एवं पाल वंश के बीच चलने वाला संघर्ष जो त्रिपक्षीय संघर्ष ये कन्नौज नदी के लिए था, ये उपजाऊ था। चोल पल्लवों के सामंत थे और गांव के समूह को नाडू कहते हैं। गांव के समूह को क्या कहते हैं, नाडू कहते हैं। ये चीजें साथियों आपको चोल काल में था। तो ये सारा पॉइंट आपका खत्म हो गया। कल दूसरा पार्ट आएगा, 3 पार्ट में आपका मध्यकालीन भारत कक्षा 7।